जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में आज 27 जून है और 27 जून को मेगा मॉक टेस्ट 12 का आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें आज भी अभ्यर्थियों ने 10,000 प्लस अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो जो भी अभ्यर्थी नए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, साथियों आप लोगों को यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर हाई लिखिए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जिस समय आप जुड़ेंगे उसी समय टेस्ट का लिंक नहीं मिलेगा, ये आप लोग पहले निश्चिंत हो जाइए सुन करके। आप लोगों को प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्या होगा, लिंक मिलेगा। 12 बजे से 6 बजे तक जो अभ्यर्थी टेस्ट देते हैं उनका हम लोग रैंकिंग जारी करते हैं, मेधा सूची जारी करते हैं, साथ ही साथ उनका कट ऑफ मार्क्स जो भी होता है वो जारी करते हैं 6 बजे तक के अभ्यर्थियों का। उसके बाद के जो अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं उनका हम लोग नहीं करते हैं। जिस दिन हम लोग को समय मिलता है उस दिन करते हैं, बाकी समय नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए साथियों कि आप लोग 12 बजे से 6 बजे के बीच में आप लोग दे दिया कीजिए टेस्ट। इसके अलावा साथियों आपको बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, सर रिजल्ट के साथ ही हमको आंसर की भी दिखाइए। तो साथियों आपको उस दिन नहीं मिलता है, उसके ठीक अगले दिन, जैसे जो अभ्यर्थी मेगा मॉक टेस्ट 11 लगा लिया है, जिस लिंक से लगाया था उसी लिंक पर आज जाके वो देखेगा तो उसको आंसर की मिल जाएगा, कौन सा सही क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। हम लोग एक दिन लेट आंसर की देते हैं, उसके पीछे का कारण है साथियों कि जो कट ऑफ हम लोग बनाते हैं वह एकदम पारदर्शिता के साथ बने, एकदम ट्रांसपेरेंट कट ऑफ बने, कोई भी धांधली वाला कट ऑफ न बने। इस वजह से हम लोग जारी नहीं करते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस तरह से घबराहट पैदा करते हैं, आपको घबराहट पैदा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमको उकसाइए नहीं। साथ ही साथ कुछ बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट करते हैं, सर जो एनालिसिस करा रहे हैं इस एनालिसिस को और समय लेकर के कराइए। साथियों आपको बता दूं, एनालिसिस में हम अगर समय देंगे आपको 2 घंटा 3 घंटा, जैसे यही सवाल है इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें बताने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मैं मेन पॉइंट आपको बताते चलता हूं फटाफट। मैं चाहता हूं कि इसका जो आप लोग एनालिसिस देखिए, कम समय में देखिए, 45 से 50 मिनट के अंदर एनालिसिस हो जाना चाहिए। आपको बस क्वेश्चन से रूबरू होना है, चीज़ों को समझना है जो सेट में आपको नहीं समझ में आया था, जहां त्रुटियां था उस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एरर हो जाता है तो उस त्रुटि को मैं एनालिसिस में क्या करता हूं, दूर कर देता हूं। तो इसमें हमको समय कम देना है, इस समय को बचा करके आपको रिवीजन में यूटिलाइज करना है। तो जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं आप लोग बस फटाफट देखने का कोशिश करिए। और इसका जो मेन टेस्ट कराने का जो हम लोग का साथियों मोटिव है, मेन मोटिव ये है कि हम लोग चाहते हैं कि टेस्ट के माध्यम से आपका परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके और आपका हम कट ऑफ क्या कर पाए, कट ऑफ बता पाए। साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य यह है कि हम आपको उस एरिया पे काम करवा दे टेस्ट के माध्यम से जो एरिया आपका कमजोर है। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का करंट अफेयर कमजोर है, तो करंट अफेयर का 15 क्वेश्चन उसी प्रकार से डालते हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ आपका बिहार स्पेशल का 10 से 15 क्वेश्चन वैसा रहता है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मैं उसी प्रकार से डिजाइन करता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा हो। यह 3 सेक्शन पे मेरा फोकस रहता है ज्यादा। उसके बाद से जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है और अदर जो कॉमन क्वेश्चन सभी लोग बना रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, डालते हैं। तो टेस्ट कराने का यही उद्देश्य है, आपके कमजोर एरिया को स्ट्रांग करना और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, साथ ही साथ आपका कट ऑफ भी बता पाना, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाना, है ना। ऐसे स्थिति में साथियों अगर हम लोगों से कुछ गलती हो जाता है, टाइपिंग एरर हो जाता है, साथियों 10,000 अभ्यर्थी आप सोचिए एक बार में टेस्ट देंगे तो सर्वर क्रैश कर जाता है, कुछ का क्वेश्चन का एरर इधर उधर हो जाता है ऑप्शन में। तो ऐसे स्थिति में आप लोग कमेंट करने लगते हैं पूरा एकदम, मतलब ये सब करने का जरूरत नहीं है। हम लोग हर चीज देखते हैं, बारीकियों को देखते हैं, हम लोग सुधारते भी हैं, है ना। और एक चीज और, ये सब चीजें सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग कोई भी इस चीज का पैसा नहीं ले रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अगर पेड क्लास होता, कोई अभ्यर्थी कहे कि सर इसको 2 घंटा में एक्सप्लेन करके आप बताइए, ये आज के सेट को 3 घंटा में आप एक्सप्लेन करके बताइए, तो साथियों हम लोग उस क्लास में बताएंगे जो क्लास पेड होगा। ये पेड क्लास नहीं है, इस चीज को भी आप लोग समझिए। हम लोग समय बचाते हैं, तब आपका क्या करते हैं, हम लोग रैंकिंग जारी करते हैं, मेरिट बनाते हैं, कट ऑफ बनाते हैं, कैटेगरी वाइज बनाते हैं, मेल फीमेल का अलग बनाते हैं। और फिर उसके बाद से साथियों इसमें भी 2 घंटा समय लगता है, पेपर बनाने में समय लगता है, एनालिसिस कराने में समय लगता है, किसी अभ्यर्थी का समस्या हो गया तो उसको सुलझाने में समस्या हो गया। साथियों ये बिल्कुल नया चीज है, इस चीज को एक टेस्ट कराने में हम लोग का 24 घंटा चला जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं इस चीज को आप प्रेज कीजिए, ना कि हम लोग खुद उल्टा आप लोग डिमोटिवेट मत कीजिए, नहीं तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है ना। और हम लोग बेबाक बोलने वाले हैं ऐसा नहीं, हमको गुस्सा भी आएगा तो हम आपके सामने बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आदमी मेहनत करता है वो डिजर्व करता है कि आप उधर से कम अच्छा कमेंट में लिखिए, है ना। और ऐसा सिस्टम कोई नहीं कराता है ना। इतना
मतलब कह लीजिए इतना बेहतरीन आपको हर चीज एनालिसिस के साथ प्रत्येक सेट का कट ऑफ आपको कोई नहीं बताने का कार्य करता है। ये हम लोग करते हैं और बड़ा लेवल पे इसको और भी आगे हम लोग लेकर के जाने वाले हैं, और आगे तभी जा पाएंगे इस चीज को लेकर के जब आप हमारी बातों को समझेंगे और आपकी बातों को हम समझेंगे, है ना साथियों। ये मिलजुल करके काम होता है जो पढ़ाई का फील्ड है ना। तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म से, तो आपको इस चीज के लिए एकदम निश्चिंत हो जाना है। जो भी नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं एकदम आप घबराहट मत पैदा कीजिए। आप जुड़े हैं तो चीजों को समझिए, ग्रुप में जुड़ गए हैं तो आप, हम बोल दिए कि 12 बजे टेस्ट का लिंक जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन 12 बजे ग्रुप में चला जाता है, या उसके पहले जो भी अपडेट होता है हम लोग जानकारी आपको देते रहते हैं। तो आप लोग इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए और टेस्ट का एंजॉय कीजिए। और जो भी टेस्ट पिछला हुआ है साथियों सबका ओवरऑल संडे को मैं क्या करूंगा, सारा सेट आपको डाल दूंगा। जो भी पीडीएफ होता है, जैसे आज के टेस्ट का पीडीएफ चाहिए होगा या आपको ये वाला सेट चाहिए होगा, तो साथियों आप लोग क्या करिएगा, एक काम करिएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े ही हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा, वहां पे ये पीडीएफ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, है ना साथियों। आज का भी जो कटअप है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, फिर मैं कटअप बनाऊंगा, कटअप बना करके साथियों फिर मैं क्या करूंगा, ग्रुप में कोशिश करता हूं दोनों एक ही साथ क्या कर दूं, पोस्ट कर दूं, है ना। तो अभी समय को देखते हुए इसको हम फटाफट क्या करेंगे, निपटाने का कोशिश करेंगे आज के सेट का। तो जो भी अभ्यर्थी नए देख रहे हैं साथियों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल बटन को दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी भी डालने का कार्य करिएगा। तो चलिए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए हम क्वेश्चन अपना पढ़ेंगे इसमें, चलिएगा। पहला क्वेश्चन साथियों पूछा है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र भारत के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, है ना साथियों। सबसे पहले समझ जाइए जो कृषि है, जो इकोनॉमिक्स है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, या जो इकोनॉमिक्स है इसको 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में उन चीज़ों को शामिल किया गया है जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स हैं, उन सभी चीज़ों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में उनको शामिल किया गया है जैसे जहाँ पे प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राथमिक क्षेत्र है उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो विनिर्माण का जो क्षेत्र हो गया, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। वस्तुओं का जो निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। और तृतीयक क्षेत्र साथियों इसमें सर्विस आ जाता है ना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सर्विस में आएगा, ये हमारा तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको सर्विस मिल रहा है ना। कोई चीज़ आप रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या हो रहा है, सर्विस मिल रहा है ना। अदर आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, कारपोरेट कंपनी में, वहां भी आपको सर्विस मिल रहा है। तो सर्विस का जो सेक्टर है साथियों ये तीसरा क्षेत्र है ना। जो द्वितीय क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग आता है, जैसे कंपनी में कोई सामान बन रहा है तो ये आपका आ गया द्वितीय क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो साथियों कृषि देखिए यह प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, आपका प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है। खनन जो हो गया, माइनिंग, ये भी प्राकृतिक संसाधन में, नेचुरल रिसोर्स में है। साथ ही साथ जो मछली का पालन है ये भी आपका आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। जो तृतीय क्षेत्र में आएगा, चौथा ऑप्शन जो दिया है ये है निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है। अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप जाइए किताब उठाइए 10th का, और उसमें से इकोनॉमिक्स का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र को आप लोग पढ़ जाइए, कौन कौन से चीजों को शामिल किया गया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में, और इसको आप याद कर जाइए। यह एकदम बेसिक चीज है। और इकोनॉमिक्स का 10th क्लास का पहला चैप्टर आप लोग पढ़िए, वहां से 2-3 क्वेश्चन बिहार पुलिस में फंसेगा, है ना। इस सवाल का जवाब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे 38.9% अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए दिए हैं, बाकी का सब दूसरा ऑप्शन दिए हैं, ये भी समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बिहार में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय या शिक्षा के स्थल थे, है ना। साथियों बिहार में पूछा है प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में। तो आपको बता दूं बिहार में जो प्राचीन विश्वविद्यालय था, है ना, ये आपका तो नालंदा, ये बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, गुप्त वंश के शासक ने। वहीं पे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये भी बिहारी में है, जिसका स्थापना धर्मपाल ने किया है। और ये जो उदंतपुरी है साथियों, ये बिहार शरीफ में, ये भी कहाँ पे है, ये बिहार में ही है। जबकि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है साथियों, है ना, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है ना। यह कभी गांधार देश की राजधानी हुआ करती थी, है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये आपका देखेंगे ये बिहार में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, और इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी देखिए बटे हुए हैं साथियों। क्वेश्चन का जो लेवल हम लोग रख रहे हैं ना, अगर इस सेट में आपका आ रहा है
60 के ऊपर अगर इस सेट में साथियों आ जा रहा है ना, तो आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है, अगर ऑनेस्टली आप एग्जाम दे रहे हैं तब, है ना। इसके अलावा जो 60 के नीचे हैं साथियों, उनको थोड़ा सा और मेहनत करने का जरूरत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संभ्रांत, है ना, स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो साथियों ये हो जाएगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों आप लोग पढ़े होंगे जो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में 12 से 35 है, तो इसमें जो अनुच्छेद 20 है, इसमें अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिला हुआ है, अर्थात आपको किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती दंड नहीं दिया जा सकता है, तो उसके लिए साथियों प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं इस पे पढ़ रहा हूं, है ना, इस पे बोर्ड चमकते रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य नीति निदेशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। साथियों संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है, जिसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो सरकारें हैं या राज्य है, राज्य क्या करेगी, जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगी, ये बताया गया है आपको संविधान के भाग 4 में, और वही भाग 4 आपका नीति निदेशक तत्व कहलाता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है ना, किस पे राज्य सरकार कुछ नहीं एक्शन लेगी, है ना, कार्य करेगी जनता के हित में। तो ग्राम पंचायतों का संवर्धन ये है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व में निर्देशित है ना, यहाँ पे निर्देशित नहीं है, खोजना है। भवन निर्माण संबंधी उप नियमों की तैयारी, यही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समान नागरिक संहिता, इसका भी वर्णन है संविधान के नीति निदेशक तत्वों में, है ना, और साथ ही साथ मादक पेय के सेवन पर प्रतिषेध का भी, इसका भी निर्देशित है नीति निर्देशक, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53.7% अभ्यर्थी सही जवाब देने का कार्य किए हैं। आपको बता दूं कि पॉलिटी में संविधान का भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का क, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिएगा, राज्यपाल के बारे में पढ़ लीजिएगा, हाई कोर्ट एवं उसकी शक्तियां के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो संवैधानिक पद है जैसे कैग का पद है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बारे में आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ये जो 7-8 चैप्टर है, और पंचायती राज व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको पढ़ के जाना है साथियों। अगर आप लोग इतना टॉपिक को कर ले रहे हैं ना, तो पॉलिटी का आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। राष्ट्रपति तो हर हालत में आपको पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा, और पंचायती राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखने के लिए मिलेगा बिहार पुलिस में। ये सब साथियों सुपर स्टार टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन फंसता है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिएगा साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तो साथियों जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होता है वह होता है राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन सी समितियां संसद की अस्थायी समितियां होती हैं, है ना। तो संसद की साथियों जो अस्थायी समितियां होती हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है सार्वजनिक लेखा समिति, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है प्राक्कलन समिति, है ना, तीसरा कह रहा है नीति आयोग, और चौथा कह रहा है लोक लेखा समिति। तो साथियों आपको बता दूं, इसमें जो समितियां संसद की अस्थायी समिति नहीं है, वह है आपका नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावे ये सब अस्थायी समितियां हैं, है ना, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा उपक्रम समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु, है ना, मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है। तो साथियों ये है 25 वर्ष। साथियों आप लोग जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, है ना, राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, मुखिया के सदस्य हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये जितना संवैधानिक पद है ना, इनकी योग्यताओं को आप पढ़ जाइएगा, है ना, कि कितने साल के व्यक्ति वार्ड मेंबर बन सकते हैं, वार्ड मेंबर के सदस्य हो सकते हैं, उनका उम्र क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए। बिहार में यही सब पूछता है, बिहार के स्पेशल। मैं बार बार कहता हूं आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, साइंस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 चीज आप जब भी पढ़िए ना साथियों, बिहार वाले एरिया को ज्यादा फोकस करिए, बिहार से रिलेट करके पढ़िए, उसी टॉपिक को वही क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है। तो साथियों नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या
क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों ऑप्शन में थोड़ा सा एरर हो गया था, शायद ऑप्शन में सी वाला सही हो गया था, ठीक ना। चलिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि एनालिसिस आप लोग देखिए, एनालिसिस देखेंगे तो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन से पद संवैधानिक पद हैं, कौन से पद संवैधानिक पद है। तो साथियों संविधान में जिस पद का प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री होगा, उपराष्ट्रपति होगा भारत का एक, इसका भी प्रावधान किया गया है। एक कैग भी होगा, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा, अनुच्छेद 148 से 51, और साथ ही साथ ये तीनों का वर्णन है ना, संवैधानिक पद है। लेकिन जो लोकपाल है, लोकपाल संवैधानिक पद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से संकेतक भारत की आर्थिक वृद्धि को मापने में सहायक होते हैं। तो साथियों भारत का आर्थिक वृद्धि है ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को मापने के लिए जो सहायक होते हैं, एक होता है सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये भी होता है, और साथ ही साथ होता है मानव विकास सूचकांक, है ना। यह होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI या थोक मूल्यांक सूचकांक, ये आपका सहायक नहीं होता है, ठीक ना। यह एक रेट होता है, एक वैल्यू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों क्वेश्चन ये सब एकदम शानदार है, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं ना साथियों, ऐसा सेट आप लोग लगाइए, टेस्ट में जुड़िए, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एकदम सिंपल मेथड हम लोग बना दिए हैं टेस्ट का, है ना। अभी शुरुआत में थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है, ट्रबल मतलब कि क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, कुछ एरर हो रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। कुछ थोड़ा बहुत अभी मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले सर्वर का इशू आता था, तो सर्वर का इशू हम लोग खत्म कर दिए, है ना। साथ ही साथ जो कट ऑफ बनाता था, कट ऑफ बनाने के लिए हम लोग को फार्मूला डिजाइन करने में 6 दिन लग गया, है ना। कट ऑफ का फार्मूला हम लोग डिजाइन कर दिए, कट ऑफ भी बना दिए। अभी 50,000 का, साथियों ये जो आप लोग क्लास देख रहे हैं ना, इसमें हम 50,000 का कट ऑफ निकालेंगे। अभी जो अगला वीडियो हम बनाएंगे अलग से सेपरेट बनाएंगे, अभी तक जो भी अभ्यर्थी टेस्ट दिए हैं तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, डे बाई डे इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो आप लोग टेस्ट दीजिए, है ना, सब मिला जुला करके यही कहूंगा, आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। तो यूरेनस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये भी बायो का क्वेश्चन है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, चलिएगा साथियों, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मांसाहारी, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, थोड़ा सा खुल जाने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। आप लोग तब तक जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। साथियों यहाँ पे बोर्ड चमक रहा है, बहुत तेज दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से पौधे मांसाहारी हैं, है ना। तो साथियों जो पौधे मांसाहारी हैं इसमें आप लोग देख लीजिए, एक नेपेंथस जो है ये मांसाहारी पौधा है ना। साथ ही साथ जो ड्रोसेरा है ये भी आपका मांसाहारी पौधा है, और जो यूट्रिकुलेरिया है ये भी मांसाहारी पौधा है। जो पीपल है ये मांसाहारी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल डेटा है, ये सब चीजों को रटना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वेज नहर जो वाणिज्यिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। तो साथियों जो स्वेज नहर है ये आप देखेंगे भूमध्य सागर में है ना। तो इसका जो स्वेज नहर है ये आप देखेंगे लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को ये कनेक्ट करने का ये कार्य करती है, जो मिस्र देश के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ कह रहा है साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन पौधों के वृद्धि में सहायक होते हैं। तो साथियों पौधों के वृद्धि में जो सहायक हार्मोन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछला बार 21,391 पदों में पूछा था, हर शिफ्ट में ऑक्सीन के बारे में पूछा था, तो ऑक्सीन है। इसके अलावा जो गिबरेलिन है ये भी आप देखेंगे पौधों के वृद्धि वाला हार्मोन है, और जो साइटोकाइनिन है यह भी पौधों का वृद्धि हार्मोन है। जो एब्सिक अम्ल है ये आपका नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, ये सब एकदम सुपर स्टार क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किन भागों में, है ना, किन भागों में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है ना। तो साथियों जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें आप देखेंगे पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। साथ ही साथ जो हरा तना है,
हरा तना में भी आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण होता है हरा तना में, और साथ ही साथ जड़े और कच्चे फल यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, वाष्पोत्सर्जन पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। तो साथियों इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रहा है वायु की, पहला ऑप्शन दे रहा है वायु की आर्द्रता, दूसरा कह रहा है वायु की गति, और तीसरा कह रहा है तापमान, और चौथा कह रहा है आपका मृदा का प्रकार, है ना। तो साथियों जो वाष्पोत्सर्जन पे जो महत्वपूर्ण कारक प्रभाव डालता है उसमें तो वायु की आर्द्रता यह बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। वायु सूखी है कि वायु नमी युक्त है कि किस प्रकार से है इस पर डिपेंड करता है। वायु का जो गति है यह किस टाइप का है, और साथ ही साथ टेम्परेचर क्या है ये भी क्या करता है, निर्भर करता है। मृदा के प्रकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है। तो साथियों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है ना। काली मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किस मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो साथियों ये है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए साथियों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारत का सामाजिक धार्मिक वर्णन मिलता है ना। तो साथियों भारत के समाज के बारे में, धर्म के बारे में साथियों जो वर्णन मिलता है ना, ये आपको मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, और महाभारत में आपको मिलता है। अर्थात सामाजिक और धार्मिक बोला है ना, तो धार्मिक दृष्टिकोण से धर्म के बारे में भी बताना है। तो ये तीनों में आपको देखेंगे दिखाई देता है। अर्थशास्त्र जो है इसमें भी समाज के बारे में जानकारी मिलता है, साथ ही साथ राजनीति का मेन ये क्या है, इसमें जानकारी ज्यादा मिलता है। धर्म के बारे में बहुत कुछ खास इसमें जानकारी नहीं है। तो इस हिसाब से साथियों इसमें जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा 1, 2 एंड 3 रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो बहुत सारे अभ्यर्थी मारे हैं 42%, ये भी आप देख लीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। 20 नंबर ये कह रहा है गुप्त काल की कौन सी विशेषताएं थी, है ना। पहला कह रहा है कि कला का साहित्य, सॉरी, कह रहा है कि कला और साहित्य का उत्कर्ष। साथियों आपको बता दूं जो गुप्त काल है, गुप्त काल जिसका संस्थापक था गुप्त वंश का श्री गुप्त था, है ना। तो गुप्त काल ये भारत का स्वर्ण काल का युग कहा जाता है, स्वर्णिम युग है ना, स्वर्ण काल का युग है। क्योंकि इस समय में आप देखेंगे हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, है ना, हर एक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आप देखेंगे नए नए इनोवेशन हुए, नए नए खोज हुए, है ना, नए नए आप देखेंगे विद्वान आए। इस वजह से यह भारत के युग को, गुप्त काल के समय को भारत का स्वर्णिम युग का काल कहा जाता है। और यह भी है कि जो सर्वाधिक सोने के सिक्के भी जारी किए यही गुप्त वंश के शासकों ने भी जारी किए। तो इसमें विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण है कला और साहित्य का उत्कर्ष, ये वाला क्या है, सही है। सुनहरा सिक्का का प्रचलन, ये भी आपका क्या है, सही है। राजनीतिक अस्थिरता, है ना, ये भी सही है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, है ना, ये भी आपका क्या है, ये आपका सही है। साथियों यहाँ पे 3 नंबर वाला नहीं होगा, है ना। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता नहीं थी, राजनीतिक स्थिर थी, है ना। और कोई साम्राज्य अगर स्थित है, अर्थात राजा वहां पे आप देखेंगे, राजा का गद्दी आप देखेंगे बार बार तख्ता पलट नहीं हो रहा है, ऐसे स्थिति में वह साम्राज्य या वह वंश बहुत लंबे समय तक चलता है। जिस भी देश का साम्राज्य या कोई भी साम्राज्य का अगर जो राजा है, सम्राट है, अगर उसका गद्दी बार बार उलट पुलट रहा है, जल्दी वहां पे तख्ता पलट हो रहा है, तो वहां का राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा होता है और वह देश विकास नहीं करता है, समझ गए ना। और वंश क्या होता है या वह साम्राज्य जो होता है जल्द ही जल्द टूट जाता है। जैसे सामान्य शब्दों में कहूं साथियों, आप देखिए राजनीतिक स्थिरता के बारे में अगर बात किया जाए तो मुगल वंश है, बाबर आया, बाबर के बाद आप देखिए हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, लंबे समय तक शासन किया, मुगलों में सबसे दिनों तक, सर्वाधिक दिनों तक अकबर राज किया। अकबर का लड़का जहांगीर था, फिर उसका लड़का शाहजहां था, शाहजहां के बाद आप देखेंगे औरंगजेब आया, और औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो योग्य शासक नहीं हुए, उन
लोगों का तख्ता बार बार क्या हो रहा था, पलट जा रहा था। ऐसे स्थिति में औरंगजेब के बाद जो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था अकबर ने, जिसका नींव रखा था बाबर ने, वो आगे आने वाले 50-100 वर्षों में जल्द ही क्या हो गया, बिखर गया, क्योंकि वहां पे राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। लेकिन गुप्त वंश के शासन में आप देखेंगे यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता वाली बात नहीं है, यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता था। यही कारण है साथियों कि यह स्वर्णिम युग का काल भी रहा है, हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 21 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी साथियों बिहार से रिलेटेड है। आप लोग कहते हैं ना बिहार स्पेशल डालिए, तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। कह रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो पहला कह रहा है साथियों कि पूर्ण स्वराज, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का भी आप देखेंगे ये प्रस्ताव पारित किया गया है। असहयोग आंदोलन की घोषणा ये भी किया गया है ना, 1920 से 22 चला था। खिलाफत आंदोलन आप देखेंगे सैयद अली जो शौकत अली बंधु थे, है ना, अली बंधुओं के द्वारा यह खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1920 में, इसका भी प्रस्ताव हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन, है ना, तो सभी प्रस्तावों को क्या किया गया है, पारित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए, कह रहा है खजुराहो के भव्य मंदिर के किस शासकों के द्वारा बनाया गया। तो खजुराहो का भव्य मंदिर जो बनवाया गया चंदेल शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 के बाद 23, है ना। 23 देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। कह रहा है किस घटना ने 1857 के क्रांति को प्रभावित किया, है ना, किस घटना ने। साथियों आप लोग 1857 में वीर कुंवर सिंह के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए कह रहा है कि चर्बी युक्त कारतूस, है ना, चर्बी युक्त कारतूस ने 1857 की घटना को प्रभावित किया, और कह लीजिए यही मुख्य कारण था जिसके वजह से आप देखेंगे मंगल पांडे ने अपना क्या कर दिया, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। जमींदारों की नाराजगी, पिछले 100 सालों से अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे, प्लासी के युद्ध के बाद, जिसको लेकर के किसानों में, जमींदारों में, मजदूरों में बहुत ही ज्यादा असंतोष था, और यह असंतोष भी 1857 के विद्रोह का कारण बना था। धार्मिक हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने टीका लगाना, तिलक लगाना, ये सब बैन करने लगे, जब बैन कर दिए थे, जिसके वजह से धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो इसके वजह से भी जनता में असंतोष था। रेलवे और टेलीग्राफ का भी क्या था, डर था। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो संत कबीर है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिए, 27 क्या है, बोस्टन टी पार्टी के पीछे का विचार क्या है ना। तो साथियों इसके पीछे का विचार है चाय पर लगाए गए कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। साथियों एक चीज मैं बताऊं कि बहुत सारे अभ्यर्थी गूगल में क्वेश्चन को सर्च करते हैं और गूगल का जो जवाब देता है वही आप लोग सही मान लेते हैं। साथियों ऐसा नहीं है, गूगल में बहुत सारा एरर होता है। मेटा एआई का अभ्यर्थी इस्तेमाल करते हैं तो मेटा एआई बहुत सारे सवालों का जवाब गलत देता है और अभ्यर्थी उसी को सही मान लेते हैं। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी भी आप देखेंगे बहुत सारे सवालों का गलत जवाब देता है और वहां पे लिखा भी है कि सवाल 100% सही नहीं भी हो सकते हैं आंसर, है ना, और अभ्यर्थी उसी को सत्य मान लेते हैं, ठीक ना। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन आगे है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था, लुईस 16वां। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं बार बार कहता हूं 3 चैप्टर 4 चैप्टर जरूर आप लोग पढ़िएगा, है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो तत्कालिक कारण था साथियों, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आपको पढ़ के जाना है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण रिवीजन करके जाना है, साथ ही साथ फ्रांस की क्रांति हर हालत में पढ़ना है। टाइम है तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़िएगा, नहीं टाइम है तो मत आप लोग पढ़िएगा, है ना। चलिएगा अगला कह रहा है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है, तो माधव नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 के बाद अगला आते हैं साथियों। अगला आपको क्या है, कह रहा है कि डीआरडीओ ने हैदराबाद में किस नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा किया है ना। तो साथियों ये आपका है जो ब्राह्मोस ER, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए, तो साथियों पहली बार जो प्रांतीय चुनाव का आयोजन हुआ 1936-37 में हुआ था, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है ना, 31, है ना, चलिएगा 31
सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है मार्च 2025 में भारत तंजानिया सह मेजबानी में कौन सा समुद्री अभ्यास शुरू हुआ था, है ना। तो साथियों ये आपका शुरू हुआ था एकी माई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड इसको 29 का साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा BM04, है ना, ऑप्शन नंबर सी, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो साथियों 1 रुपये के नोट पर जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं इनका हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय वित्त सचिव, सॉरी केंद्रीय वित्त सचिव, है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री पर टिक मार दिया है ना, केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2000 सॉरी फिर से देखने दीजिए, है ना, चलिएगा देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, 33। 31, 32, 33, है ना, 32 हो गया, इसके बाद से 33, है ना। चलिएगा 33 देखिए क्या कह रहा है, 33 ये कह रहा है 1 फरवरी 2025, है ना, को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 बजट में कौन सी टैक्स रिबेट की घोषणा की थी, है ना। तो साथियों जो टैक्स रिबेट की घोषणा की थी 12.5 लाख तक के आय पर छूट का उन्होंने घोषणा किया था, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ना। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वह है आपका 382 प्रति वर्ग मीटर, है ना। तो इसका करेक्ट प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 35 पे आते हैं। 35 देखिए क्या कह रहा है, 35 ये कह रहा है कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया। तो इसका साथियों पहला ऑप्शन कह रहा है 2009, दूसरा है 2002, तीसरा है 2011, है ना, और चौथा है 2005। तो ये किया गया साथियों 2009 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो केंद्रीय सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको विकसित करने की योजना है ना। तो साथियों गांवों को विकसित करने की योजना है, स्मार्ट गांव बनाने का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, है ना। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो साथियों थॉमस बॉक हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इनका 2025 तक का कार्यकाल है अभी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो नवलेकेश्वर उत्सव है किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों ये उड़ीसा राज्य से क्या है, संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो घरों के बाहर फर्श को सजाने की कला निम्नलिखित में से किस शैली का उपयोग किया जाता है ना। तो साथियों इसमें जो कोलम शैली है, कोलम शैली का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 पे। 39 देखिए क्या कह रहा है, निम्न किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों पर हमला किया था या कुरीतियों के बारे में लिखा था। तो साथियों जो ज्योतिराव गोविंद राव फूले थे इन्होंने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर लाइट नहीं है थोड़ा जल्दी जल्दी इसको किया जाएगा, बहुत गर्मी भी हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व गौरैया दिवस, है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, गुलामगिरी हो गया, है ना, सॉरी एक सेकेंड। चलिएगा 40 नंबर देखते हैं।
चलिएगा। कह रहा है कि विश्व गौरैया दिवस प्रति 20 मार्च को मनाया जाता है ना। कह रहा है गौरैया की बढ़ती संख्या का उत्सव मनाने हेतु ये नहीं, अन्य पक्षियों की तुलना में गौरैया, ये भी नहीं, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 41, कह रहा है कि पुलित्जर है ना, पुलित्जर पुरस्कार के प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं, है ना। तो साथियों ये है आपके गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए अगला देखिए 42 आपको क्या कह रहा है कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय यूएनओ का कहाँ है, तो साथियों न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 43 पे आते हैं। 43 कह रहा है कि भारत के वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन में त्रुटि था थोड़ा सा, है ना, ये सुधार लीजिएगा। कह रहा है कि बिहार में कौन से पर्वत या पठार प्रमुख हैं, तो साथियों बिहार में जो पर्वत और पठार है, एक तो राजगीर की पहाड़ियां हैं, दूसरा कैमूर की पहाड़ी है, और तीसरा छोटा नागपुर का पठार है जो दक्षिण बिहार का हिस्सा है, और जो अरंडक पर्वत है ये आपका नहीं है। अरंडक पर्वत का मतलब साथियों ये होता है ऐसे पर्वत जहां पे बहुत घना जंगल हो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर इसका 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो ट्रांजिस्टर है ना, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, है ना, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है ना। तो साथियों ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का जो दूसरा नाम है, पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, और तीसरा कह रहा है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तो ये दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 के बाद आते हैं 46 पर, है ना। कह रहा है क्या चीज निम्नलिखित में से बिहार से संबंधित कौन से आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं, है ना, कौन से आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। पहला कह रहा है चंपारण सत्याग्रह, ये भी जुड़ा है ना। दूसरा कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जुड़ा है, क्योंकि इसी दौरान आप देखेंगे बेगूसराय में जो वहाँ के लोग थे वो चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिए थे। जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन भी ये बिहार के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। और चौथा कह रहा है नमक सत्याग्रह, ठीक ना। तो साथियों इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 3, 4, इसमें साथियों उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 47। चलिएगा 47 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है। साथियों कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किन की सीमा नेपाल से लगती है। साथियों यहाँ पे आ जाइए, नेपाल का जो सीमा है पश्चिमी चंपारण का भी लगता है, सीतामढ़ी का भी लगता है, किशनगंज का भी लगता है, मधुबनी का भी लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, नेपाल से पूछा है किनकी सीमा नेपाल से लगती है, तो साथियों इसमें इन तीनों का प्योर लगता है नेपाल से, है ना। जबकि ये आप देखेंगे जो किशनगंज है, किशनगंज का जिला नेपाल के साथ साथ वेस्ट बंगाल से भी ये क्या होता है, लगता है। ऐसे स्थिति में साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, है ना, पश्चिमी चंपारण है, इसका उत्तर प्रदेश से लगता है ना। तो उस हिसाब से साथियों देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगर केवल लगा देता ना साथियों कि केवल नेपाल से सीमा लगती है, तो ऐसे स्थिति में इसमें ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाते हैं ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ, कह रहा है साथियों की जो झिझिया नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है, तो साथियों जो झिझिया नृत्य है ये आपको नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नवरात्रि और दशहरा को देकर के कंफ्यूज किया है, ठीक ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो साथियों जो आवेश का मात्रक होता है ये होता है आपको कूलाम होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। साथियों 50 हो गया है। कह रहा है कि अब गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है गतिशील या चालन पिंड के वेग पर, दूसरा कह रहा है गतिशील पिंड के द्रव्यमान पर, गतिशील पिंड के दाब पर, और चौथा कह रहा है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर, है ना। तो साथियों काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 हाफ
mv² है ना, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। साथियों तब तक हम पानी पी लेते हैं। अब हम लोग आते हैं 52 से, है ना। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर साथियों क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है ना। तो साथियों दो निकायों के या दो बॉडी के बीच में जो ऊष्मा का हीट ट्रांसफर का दिशा निर्भर करता है वह उसके तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि जो हीट का फ्लो होता है साथियों हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, तो उनके जो ताप का अंतर होता है या ताप होता है उसी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए, कह रहा है किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग का नीला दिखाई देना यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 पे, है ना। कह रहा है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। तो साथियों वेपराइजेशन कहा जाएगा, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि पीएच स्केल का मान कितना पर उदासीन होता है। तो साथियों जो 7 होता है, 7 पे, है ना, सॉरी 7 के बराबर जो होता है यहाँ पे पीएच का मान उदासीन होता है। आपको भी पता है जो 7 है 7 पे उदासीन, इधर बढ़ेंगे 7 से नीचे की तरफ 0 की तरफ आएंगे तो अम्लीयता का गुण बढ़ेगा, और 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। पीएच स्केल का पैमाना सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो विरंजक है ना, कह रहा है कि जो विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है। तो साथियों इसमें जो प्रयुक्त गैस होती है इसमें होती है, आप देखेंगे विरंजक में पहला कह रहा है ऑक्सीजन, दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन, तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन, और चौथा कह रहा है साथियों क्लोरीन, है ना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 पे। कह रहा है कि जल गैस क्या है ना। तो साथियों जो वाटर गैस है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। ऑप्शन देखने दीजिए क्या क्या दे रहा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, दूसरा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, और तीसरा कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, है ना। तो इसका सी नंबर ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो मिटिया पर्व है निम्नलिखित में से किसके लिए मनाया जाता है। तो साथियों जो मिटिया पर्व है, थोड़ा जूम कर देते हैं, यह मनाया जाता है पति के दीर्घायु के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कैसीन है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है। तो साथियों जो इसमें अवशेषी अंग है ये है आपका अपेंडिक्स, है ना। जो बड़ी आंत होता है उसी में आप देखेंगे लटका होता है, इसी के बढ़ जाने की वजह से अपेंडिसाइटिस नामक रोग भी होता है। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन तंत्र के किस भाग से स्रावित होता है। तो साथियों जो हम लोग का अमाशय है, अमाशय पर जठर ग्रंथियां बनी हुई है, उसी जठर ग्रंथियों से इस जठर रस का स्राव होता है, जिसमें आप देखेंगे HCl भी शामिल होता है। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन की जो रेणुका आर्द्र भूमि है ना, रेणुका आर्द्र भूमि नामक रामसर स्थल, है ना, किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला कह रहा है तेलंगाना, दूसरा कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, तीसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, और चौथा कह रहा है हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर इसका होगा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 के बाद 63 पे, है ना। यहाँ पे साथियों इंग्लिश का आप लोग को डायरेक्ट आंसर करवा देते हैं, है ना। 63 का देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, इसका लगा लीजिएगा बी हो जाएगा 63 का भी, है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि जो छौ नृत्य है ना, छौ नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में यह प्रचलित है, छौ नृत्य। तो साथियों ये जो संथाल परगना है यहाँ पे छौ नृत्य क्या है, यह प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो साथियों बिहार में सबसे उपजाऊ मिट्टी बिहार या भारत में ये है आपका जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार में कह रहा है कि जो साल वृक्ष है, यह साल वृक्ष अधिकतर किस क्षेत्र में, साल वृक्ष अधिकतर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है साथियों तराई क्षेत्र में, दूसरा कह रहा है पठारी क्षेत्र में, तीसरा कह रहा है दलदली क्षेत्र में, चौथा कह रहा है गंगा क्षेत्र में। तो साथियों ये पठारी क्षेत्र में आप देखेंगे साल वृक्ष ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है कि जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो साथियों इसका उद्देश्य है छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला आज ये साथियों बिहार में, है ना, बिहार में हर घर
नल का जल योजना किस योजना का हिस्सा है? तो साथियों सात निश्चय का योजना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर लगा लीजिएगा, है ना। नेट परसेंट चेंज का वैल्यू लगा के, है ना, तो करेंगे तो इसका 52% आएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:5, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, है ना। ऑप्शन में जो डी दिखा रहा था, है ना, अब आप लोग को दिखाएगा 4:5, है ना। यहाँ पे साथियों थोड़ा सा एक चीज आप लोग को एरर सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्लस का साइन था ना साथियों, ये असल में ये भागा का साइन है। ये किसका साइन है? ये भागा का साइन है साथियों। अब इसको आप लोग बनाएंगे ना तो बन जाएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन में जो त्रुटि होता है एनालिसिस में हम लोग सुधार देते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर। अब बनाएंगे तो डी नंबर आंसर इसका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब इंग्लिश का आ गया, इसका भी आंसर आप लोग लगा लीजिए, है ना। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोरिएट एंटोनिम्स ऑफ द एलियोर, है ना। तो इसका साथियों जो एंटोनिम्स हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, पहला कह रहा है चार्म, दूसरा है अपील, तीसरा है रिपल्सन और चौथा है मैजिक, है ना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका, एक सेकेंड रुक जाइए, है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी लगा लीजिएगा, रिपल्सन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73 का इंग्लिश का लगा लीजिए, 73 का यहाँ पे साथियों कह रहा है कि वन हु ट्रीट्स फीमेल अलाइनमेंट, तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी टाइपिंग एरर था थोड़ा सा, है ना। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रकंद है, प्रकंद यह किसका उदाहरण है? तो साथियों प्रकंद जो है यह आपका अदरक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 पे आते हैं। 75 का कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो साथियों ये हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो साथियों वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों ये गद्यांश का है, आप लोग पढ़ लीजिए। 21,391 पदों में गद्यांश से क्वेश्चन आ रहा था, तो बार बार हम गद्यांश का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, है ना। तो इसका साथियों आप लोग समझ के पढ़ के बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले वाले का, पहले वाले अर्थात 77 का, है ना। तो इसका आप लोग आंसर लगा लीजिएगा 77 का, रुक जाइए, है ना। 77 का सी नंबर ऑप्शन इसका लगा लीजिएगा, ठीक ना। 77 का सी नंबर आर्थिक और खाद्य आवश्यकता की पूर्ति। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी सही जवाब भी दिए हैं। जो 78 होगा 78 का बी नंबर हो जाएगा, और जो 79 होगा साथियों 79 का आप लोग लगा लीजिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 80 नंबर, 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी साथियों इंग्लिश का है। कह रहा है सी हैज बीन वर्किंग फॉर, यहाँ फॉर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको जूमिंग कम करने दीजिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है ना। तो साथियों जो आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है ये भी है, जो मनरेगा है ये भी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ये भी है, आरबीआई का रेपो रेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हटा दीजिए, बाकी का 1 2 4 इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? पहला कह रहा है आयकर, दूसरा कारपोरेट टैक्स, तीसरा कह रहा है पूंजी लाभ कर, और चौथा कह रहा है साथियों तीसरा जीएसटी है, चौथा पूंजी लाभ कर। तो इसका साथियों हो जाएगा 1 2 और 3 आयकर, कारपोरेट टैक्स और पूंजी लाभ कर। चलिएगा ये डायरेक्ट टैक्स है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन से कारक मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो पहला कह रहा है कि मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, तो पहला कह रहा है साथियों मांग में वृद्धि, ये भी कर सकता है। आपूर्ति में कमी, है ना साथियों, मांग में वृद्धि डिमांड बढ़ेगा तो ये क्या होगा? महंगाई बढ़ सकता है ना। आपूर्ति में कमी, प्रोडक्शन ही कम होगा तो साथियों तभी महंगाई बढ़ सकता है। उत्पादन लागत में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाए तभी हो सकता है, या व्यापार घाटा क्या हो जाए? होने लगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया 84 का, है ना। तो 84 का रिपीट कर गया, इसको हम अभी बताए थे, ऑप्शन नंबर 3 छोड़ के 1 2 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट किया आज, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए ये 85 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल है ना। कह रहा है एक पेड़ सालाना अपनी ऊंचाई का 1/8वें हिस्से से बढ़ता है ना। 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि आज ये है 64 का, है ना। तो मान लीजिए आज जो है, आज 64 सेंटीमीटर है, आज के दिन में 64 सेंटीमीटर हाइट है। तो 1 साल के बाद, 1 साल जैसे ही बढ़ेगा तो इसका 1/8 बढ़ जाएगा। 1 साल के बाद
इसका हाइट बढ़ चुका होगा, तो 64 का 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8, कितना हो जाएगा 8, अर्थात 8 बढ़ जाएगा, तो 64 8 72 सेंटीमीटर का हो गया। एक साल बीत गया, अब फिर अगले साल इसका 1/8 बढ़ेगा, मतलब दूसरा साल, पहला साल के बाद दूसरा साल, इसका 1/72 का 1/8 निकाल दीजिए तो कितना होगा, 1/8 करेंगे तो 9, मतलब 72 में 9 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसको गलत भी किए हैं, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 3x + y = 12 xy = 9 हो तो 3x - y का मान क्या होगा। तो साथियों ऐसे सवाल को ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं ना। इसमें ऑप्शन नंबर सी को उठाइए, 3 रख लीजिए, है ना। मान के चलिए कि x का मान 3 है, अपने मन से मान लीजिए x का मान क्या है 3 है। तो ऐसे स्थिति में साथियों क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे तो ये हो गया 9 + y, है ना, और ये हो गया आपका 12, और यहाँ पे करेंगे तो 3y = 9। तो x का मान 3 रखेंगे तो y का मान आपका क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो y का मान 3 रखिए यहाँ पे, तो 9 और 3 यहाँ पे देख लीजिए, 3 रखिए तो 9 और 3 12, मतलब ये इक्वेशन क्या हो जा रहा है, 3 पर बैलेंस हो जा रहा है। यहाँ पे x का मान 3 रखिए और यहाँ पे भी y का मान 3 रखिए, 3 3 9 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो मान रखाएगा ना साथियों x और y का, यहाँ पे मान रखाएगा 3, कितना रखाएगा 3, तो यहाँ पे 3x 3 × 3 और माइनस ये 3 कर दीजिए, तो 9 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर आएगा, इसका मान पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा साथियों 6 आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आज ये साथियों ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये सिंपल है, कह रहा है यदि सेट ए में 10 तत्व है, बी में 20 तत्व है और 5 दोनों तत्वों में है तो x समेशन y का क्या संख्या होगा। तो साथियों ऐसे स्थिति में इन दोनों को जोड़ते हैं और इसको घटा देते हैं, है ना। तो 20 और 10 30 और इसमें से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन जो स्टेनलेस स्टील है यह किसका यौगिक है। तो साथियों ये क्रोमियम और कार्बन का क्या है, मिश्र धातु है, सॉरी मिश्रित धातु पूछा है, मिश्र धातु, है ना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग लगा लीजिएगा। सॉरी क्रोमियम क्या कह रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, हाँ तो क्रोमियम और आयरन का, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 89 का देख लीजिए, कह रहा है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो साथियों चूना पत्थर और जो मृतिका होता है इसको तप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 के बाद 90 पे आते हैं, है ना। कह रहा है बहुत अधिक पकाने से खाना बार बार क्या होता है ना। साथियों ज्यादा बार आप पकाएंगे तो कार्सिनोजेनिक पदार्थ बन जाएगा, है ना, जो बेंजापाइरिन पैदा करते हैं, है ना, कैंसरस हो जाएगा। कार्सिनोजेनिक पदार्थ का मतलब कैंसरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 91 पे आते हैं। कह रहा है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य, है ना, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो साथियों जो मलक्का स्ट्रेट है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट से है ना। ऑप्शन लंबा दिया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है साथियों आपको हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था 1853 के चार्टर एक्ट में नहीं थी, है ना। तो साथियों पहला ऑप्शन पढ़िए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये आपका सही है। बॉम्बे और मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियों में रखा गया, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, ये भी क्या है, सही है। पोर्टफोलियो की व्यवस्था ये आपका क्या है, गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 95 पे आते हैं। कह रहा है कि कौन सी खरीफ फसल के साथ उगाई जाती है जबकि रबी फसल के साथ काट ली जाती है, अरहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। कह रहा है राजगीर नालंदा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे साथियों मुस्लिम तीर्थस्थान मखदूम कुंड है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे साथियों मिलान करने वाला है ना। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है ना। सही सुमेलित तो साथियों विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, ये भी सही है। हर्ष का नागदशक, ये भी सही है। रत्नावली राजशेखर का है ना। और इसके अलावा साथियों इसमें जो दे रहा है आपका मृच्छ कटिका शूद्रक का है, ये 1 2 है ना, ये तीनों सही है। रत्नावली साथियों राजशेखर का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों जल्दी जल्दी हम इसलिए कराते हैं ना साथियों, और भी काम होता है, कट ऑफ वट ऑफ हम लोग को बनाना है ना। जो जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा समय उस पर दिया जाएगा बेशक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि DICGC का फुल फॉर्म क्या है ना। तो साथियों इसका होता है DIGC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी सही भी मारे हैं। चलिए 97 का आप लोग लगा लीजिए। 97 क्या कह रहा है कि साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण, है ना,
विश्लेषण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक समन्वय मंच के रूप में डिजाइन किए गए समन्वय मंच को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों जो असमानता है ना, असमानता को दूर करना है ना, लिंगानुपात में सुधार करके। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 99 का साथियों 400% हो जाएगा, ये लगा लीजिएगा आप लोग, है ना। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। साथियों आज के टेस्ट का जो कटअप है ना, और कल का जो टेस्ट हुआ है, सबको मिला जुला के हम लोग क्या करेंगे, 50,000 पे एक कटअप बनाएंगे, उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक ना। अभी जो पीडीएफ आपको ग्रुप में डालेंगे, आप लोग उसमें अपना कटअप देख लीजिएगा कि आज के टेस्ट का कटअप क्या रहा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल नेक्स्ट टेस्ट में अब मिलेंगे। अभी लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी को बाय।